आज बात करते हैं पश्चिमी हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे खजाने की जो सिर्फ पहाड़ और जंगल नहीं बल्कि अपने आप में एक जीता जागता सबक है। ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस पार्क की अहमियत क्या है। इसे 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। और ये सिर्फ कोई टैग नहीं है, नहीं, ये इस बात की पूरी दुनिया में पहचान है कि ये जगह पूरी इंसानियत के लिए बेहद कीमती है। तो ये पार्क है कहाँ? ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है और इसे सच में हिमालय का एक अनमोल रत्न माना जाता है। ये सिर्फ कोई खूबसूरत जगह नहीं बल्कि कुदरत का एक अनूठा खजाना है। लेकिन एक बात जो बहुत दिलचस्प है वो ये कि ये पार्क कोई रातों रात नहीं बन गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने तक का इसका जो सफ़र है ना, वो एक बहुत लंबी और सोची समझी कहानी है। आइए देखते हैं कि ये सफ़र कैसा था। देखिए, कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार पहचाना कि ये इलाका कितना अनोखा है। फिर 1984 में इसे बचाने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1999 आते आते इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला और फिर आखिर में करीब 30 साल की लगातार रिसर्च और मेहनत के बाद 2014 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का ताज पहनाया। मतलब ये लंबी सोच और सब्र का नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पार्क में ऐसा है क्या जो इसे इतना खास बनाता है? इसका जवाब छिपा है यहाँ की जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी और इसके भूगोल में। जरा इस नंबर को देखिए, 1500 मीटर से लेकर 6000 मीटर से भी ज्यादा। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई के फर्क का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ आपको बर्फीले पहाड़ों से लेकर अल्पाइन घास के मैदान, घने जंगल और तेज बहती नदियाँ सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। और इसी वजह से यहाँ इतनी तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं और इतने बड़े और अलग अलग तरह के माहौल में रहते हैं कुछ बेहद नायाब और शानदार जीव, जैसे कि स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बेयर, ब्लू शीप और मस्क डियर। इन सब के लिए ये पार्क एक महफूज पनाहगाह है, एक जरूरी घर। अच्छा, बात सिर्फ जानवरों की नहीं है, यहाँ पेड़ पौधों का भी एक पूरा खजाना है। पार्क में 800 से ज्यादा तरह की प्लांट स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी संख्या है। और देखिए, ये पार्क सिर्फ जानवरों और पेड़ पौधों का ही घर नहीं है, ये पानी का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तीर्थन और सैंज जैसी बड़ी और जरूरी नदियां यहीं से निकलती हैं, जो पूरे इलाके को पानी देती हैं। अब सवाल ये है कि इतने बड़े और कीमती इलाके को आखिर बचाया कैसे गया? मतलब क्या तरीका अपनाया गया? इसका राज छिपा है इसके एक बहुत ही अनोखे और नए मॉडल में। चलिए इसे समझते हैं। इस पार्क के मैनेजमेंट का पूरा आइडिया, उसकी पूरी फिलॉसफी बस इस एक लाइन में छिपी है: जन मुक्त कोर, जन मैत्री पोर्ट बफर। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है ना, पर यह आइडिया अपने आप में एक क्रांति है, एक बहुत पावरफुल सोच है। तो ये मॉडल काम कैसे करता है? इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है कोर जोन, मतलब पार्क का एकदम अंदरूनी हिस्सा, जिसे इंसानी दखल से पूरी तरह से दूर रखा गया है। यहाँ प्रकृति को अपना काम करने दिया जाता है। और फिर है बफर जोन, जो कोर जोन के चारों तरफ है। यहाँ लोकल कम्युनिटीज को साथ लेकर चला गया है। उन्हें इको टूरिज्म, होम स्टे और हैंडीक्राफ्ट्स जैसे काम दिए गए, ताकि उनकी रोजी रोटी जंगल से जुड़े और वो खुद इसकी रक्षा करें। मतलब उन्हें जंगल का दुश्मन नहीं बल्कि उसका रक्षक बना दिया गया। तो आखिर में सवाल ये है कि ये पार्क सिर्फ अपनी सीमाओं के अंदर ही महत्वपूर्ण है या इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? इसकी विरासत क्या है? देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भविष्य के लिए एक जबरदस्त मॉडल पेश करता है। ये साबित करता है कि अगर लंबी प्लानिंग हो, लोकल लोगों की भागीदारी हो और सुरक्षा के नियम सख्त हों, तो हम एक नाजुक इकोसिस्टम को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं। और हाँ, ये क्लाइमेट को कंट्रोल करने और पानी की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। और आखिर में ये एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ने प्रकृति और इंसानों के बीच एक तालमेल बिठाया है, क्या यही तरीका, यही ब्लूप्रिंट दुनिया के दूसरे नाजुक इकोसिस्टम्स को बचाने के काम आ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पार्क की कामयाबी को एक ग्लोबल नजरिए से देखने पर मजबूर करता है।